चलिए सर, अब हम आएंगे आज इसके ऊपर। लेक्चर कौन सा है हमारा? 6 है लेक्चर। सर लेक्चर नंबर है हमारा 6। और आज की क्लास को पहले हम शुरू करेंगे से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेंगे, फिर हम कुछ प्रैक्टिस पर जाएंगे, फिर अगर टाइम नहीं जाते तो हम इंशाल्लाह और को, क्योंकि आज की क्लास में ड्राफ्टिंग सीखनी है। सर ड्राफ्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे पहले हम आएंगे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? तो आ जाए सर, एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी का तो एक, मिनिमम भी है और टोटल भी इसके कितने होने चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम हमने कहा, इसका लिख बल्कि लिख देते हैं, मिनिमम हमने कहा 1, मैक्सिमम भी 1। प्राइवेट मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, एओपी का 20 होते हैं। पब्लिक अनलिस्टेड, अनलिस्टेड सर मिनिमम कितने? 3 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। 2 करोड़ बना लो, सही है सर। पब्लिक लिस्टेड। अब सर सुनिएगा जरा, ये बात ये है, बात शायद तुम लोग इतने लेवल की नहीं है। सर लिस्टेड के लिए 7, अच्छा ये 7 की रिक्वायरमेंट के कंपनीज लॉ लगाता है? नहीं, ये लगाता है लिस्टिंग रेगुलेशंस, एक अलग लॉ है, बड़े होके पढ़ेंगे, सही है। अगर आपकी किताब में लिखेगा कि पब्लिक के लिए कितने चाहिए? 3, लेकिन पब्लिक लिस्टेड के लिए कितने चाहिए होते हैं? 7, और इसके मैक्सिमम भी क्या होते हैं? अनलिमिटेड। अब सुनना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो मैं देने जा रहा हूं मेरा बच्चा। हमने कहा व्हाट इफ, हमने कहा अगर व्हाट इफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स reduced below the prescribed limit। अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम हो गए तो क्या होगा? समझे सर? हमने कहा सर एक तो होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, हमने कहा बढ़िया है, लेकिन सर अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रिस्क्राइब लिमिट जो हमें लॉ ने रखी हुई है, कही हुई है, उससे अगर हो गए हमारे कम तो क्या करेंगे हम? तो हमने कहा सर सबसे पहले याद रखें, नहीं, कंप्लीट द मिनिमम members criteria if criteria within 180 days। 180 डेज के अंदर आपको मिनिमम नंबर्स का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेना है। इफ नॉट कंप्लीटेड, after then liability of remaining members becomes unlimited। who is a member?
सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, डीम्ड मेंबर इसको कहते हैं, डीम्ड मेंबर, होल्डर, अलॉटी of any kind or class of shares, equity, guarantee limited, company not having share capital, person, kind or class of share agreed to become member, and his name is entered in register of members. चले सर आ जाए हमने कहा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, बड़ा सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मेरा बच्चा सिंगल मेंबर कंपनी का मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी 1, प्राइवेट लिमिटेड का मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, पब्लिक अनलिस्टेड का मिनिमम 3 मैक्सिमम अनलिमिटेड, और पब्लिक लिस्टेड का मिनिमम 7 और मैक्सिमम। अब सर यहाँ पे मुझे बताएं आपने एओपी का नहीं लिखा देकर, क्यों? क्योंकि सर एओपी इसके अंदर फॉल कर जाती है, उसका भी मिनिमम कितना है? 3 है मेंबर्स का क्राइटेरिया, मिनिमम मेंबर्स का क्राइटेरिया उसका कितना है? 3 है। अगर 3 से ज्यादा, उसके 3 से कम हुआ, अब आते हैं सर ये सुनना। सर अगर एक कंपनी के मिनिमम नंबर, भाई फैमिली बिजनेस था, बाप और बेटा थे, अब्बा का इंतकाल हो गया, बेटा सन्नाटे में खामोश बैठा हुआ है, बेटा सन्नाटे में खामोश बैठा हुआ है, उसको बेचारे को पता ही कि अब्बा चल बसे, मतलब उसको ये तो पता है, लेकिन उसको कि उसको मुझे मेंबर एक और बढ़ाना है। तो उस केस में सर क्या होगा? कंप्लीट द मिनिमम, उसके पास 180 दिन है कि मेंबर फिर से 2 कर ले। देखो पहले 2 थे मिनिमम, अब्बा और बेटा, अब्बा का इंतकाल हुआ, बेक हो गया, 180 दिन तक वो सेफ है, 180 दिन तक कर ले पूरे। अगर 180 दिन से नहीं करे तो आफ्टर 180 डेज, ये याद रखना, आफ्टर 180 डेज है, सही है, 180 डेज तक विद इन करने, तो क्या होगा? तो जो रिमेनिंग मेंबर, अब एक ही बच्चा है, तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। अब वो उसके जो सबसे बड़ा बेनिफिट था वो क्या हो गया? खत्म। सही है सर, उसको हम क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इधर सुनना, सबकी तवज्जो इधर। हु इज अ मेंबर, ये मिल गया DH। अच्छा, इसको ना बच्चे बहुत मुश्किल तरीके, मैं एक बात यहाँ से मैं तुम्हें एक बात कहूँगा, बहुत सारा हमारा बच्चा रट्टे लगाता है और परेशान हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने कसम खुदा की पूरा कंपनी लगा पेपर, मेरे भी कंपनी लगा पेपर मॉड्यूल डी, मतलब बगैर रट्टे के दिए। हालत ऐसी थी, एक्सीडेंट हुआ था, याद तो कुछ KP साहब का अल्लाह भला करे, उनकी एक बहुत अच्छी बुक थी, बहुत मतलब जैसे ही मैंने ये जो लिखा है इसी तरीके से था, इसी तरीके से चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी। तो लॉ नहीं था, मैंने उसी बुक से पढ़ा था, पेपर दिया, और यकीन मैंने उस अटेम्प्ट में आई के अपने ग्रेड दिया है, पास आप हो ना, ग्रेड दिया है। ये बाकी सब में C ग्रेड पे पास हुआ था, मतलब 50 से 60। ये वाहिद पेपर था जिसमें मेरा कौन सा ग्रेड था? B, मतलब। और मुझे लगता है कि मेरी पूरी CA जर्नी में सबसे ज़्यादा नंबर भी C में आए होंगे। क्यों सर? B ग्रेड का मतलब है आपके 60 से भी
ऊपर नंबर हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि मेरे कभी बन सकते थे, लेकिन थे। और मैंने लोग लॉ की वर्डिंग कुछ नहीं होता। हाँ, अब यार कुछ चीज़ें तुम्हें वैसे सीखनी है, जैसे आप आएंगे सब्सक्राइबर, ये आपको करना है, सही है। सब्सक्राइबर का वर्ड एक लॉ का वर्ड है, लेकिन अब इसका हु इज अ मेंबर, DH है। DH मतलब डीम्ड मेंबर। ये कौन होता है? जिसने मेमोरेंडम को क्या किया हो, सब्सक्राइब किया, मतलब जिसने मेमोरेंडम में जिसका नाम गया हो एज अ मेमोरेंडम में कि ये मेंबर है, फिर उसने उसको साइन किया हो। फिर होल्डर अलॉटी ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर। अब कंपनी के भाई जो भी शेयर है ना, आप देखें होल्डर में और अलॉटी में क्या फर्क है। अलॉटी वो होता है जिसको पहली दफा मिले, अलॉटी वो होता है जिसको पहली दफा मिले। होल्डर कौन होता है? जो कि अलॉटी से ले ले, मतलब उसके अंदर वो भी है जिसको पहली दफा मिले और वो जिसने बाद में खरीदे। अलॉटी पहली दफा मिले। होल्डर हो सकता है बिलाल को पहली दफा मिले, बिलाल अब बेच दिया, रिसाल को देके जा चुका है, तो अब रिसाल बन गया है होल्डर। बिलाल था अलॉटी, ये क्या हो गया है? होल्डर। सही है सर। तो अब आगे आते हैं, होल्डर अलॉटी ऑफ एनी काइंड और क्लास ऑफ शेयर्स। इक्विटी क्लासिफाइड शेयर्स के अगर आपके हैं तो आप उसमें आ गए, ठीक है सर। अलॉटी मतलब पहली दफा मिले, होल्डर जो कि बाद में, लेकिन हो सकता है अलॉटी आज के दिन में होल्डर भी है। देखो बिलाल के पास शेयर थे 20,000, बिलाल ने 10,000 रिसाल को दे दिए, बिलाल अलॉटी भी है 10,000 शेयर्स को, ये होल्डर भी का इस वक्त होल्ड कर ले 10,000 शेयर्स। रिसाल अलॉटी नहीं है। अलॉटी वो जिसको कंपनी ने खुद अलॉट किया, खुद नहीं खरीदे, इसने किसे खरीदे। और तीसरा हमने कहा गारंटी लिमिटेड या कंपनी नॉट हैविंग, उसके केस में हमने कहा पर्सन एग्रीड टू बिकम मेंबर एंड उसका नाम भी किस में दाखिल होना चाहिए, इज इंटर्ड इन रजिस्टर्ड ऑफ, क्योंकि इसके शेयर्स तो होते नहीं है। तो हमने कहा ये वो है जो कि, तो अब याद रखना सर, गारंटी लिमिटेड एक कंपनी है, उसके 3 मेंबर थे, उनका नाम था मेमोरेंडम के अंदर, आ गए वो पहले पॉइंट में। एक चौथा मेंबर ऐड हुआ है बाद में, उसने भी बोला हाँ यार मैं जो है मेंबर बनना चाहता हूँ। उसे बोलना काफी नहीं, उसका नाम भी किस में ऐड हो, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स में, तो वो बंदा भी क्या बन जाएगा, मेंबर। वो बंदा भी क्या बन जाएगा, मेंबर। तो चलें सर, अब हम अगर क्विकली आ जाएं, और मैं आपको 2 मिनट देता हूं, क्योंकि अब हम इसके मेजॉरिटी ऑफ द सवाल कर लेंगे, थोड़ा सा रजिस्ट्रार वाली चीज़ें, डेफिनेशन वाली चीज़ें रहेंगी। मैं चाहता हूं कि आप एक दफ़ा अब तक जितना भी हमने किया सबका रजिस्टर घुमा लें, फिर मैं आपको लेकर आऊँगा किसके ऊपर सर, फिर आप आएंगे आज की क्लास पे ड्राफ्टिंग फोकस रखेंगे हम, सिखाना है कि लिखते कैसे हैं, हाउ टू आंसर, दिमाग कैसे चलाना है। क्योंकि सर याद रखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लॉ इज नॉट अ बिग सिलेबस, सही है। हम पेल नहीं पहने तो हम आपको इसको जनवरी 15 तक भी करा सकते, लेकिन मैंने कहा ना 5 फेब तक मैं लेकर जाऊँगा, क्योंकि तो लेट शुरू हुआ। कल मुझे एक बच्चे से बात हुई, उसने कहा सर एक जगह पे 8 चैप्टर हो गए कंपनी लॉ के। मैंने कहा खौफे खुद आकर, मैंने कहा 8 चैप्टर, तो मैं अच्छा, फिर वहाँ पर वो होता क्या है कि वो टीचर का अपना, बहुत सारे टीचर्स सवाल कराते हैं एंड में पास पेपर्स, तो अगर आप पास पेपर्स को बीच में से हटा दो ना तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा फिर, लेकिन मेरा मानना है अगर आप पास पेपर नहीं कराओगे ना तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा सर ने कौन सा टॉपिक कराया, कौन सा टॉपिक नहीं करवाया अभी, और जब एंड में पता चलेगा ना तो मसला होगा। तो हम इसी स्टेज से हम पास पेपर्स करते जाएंगे। मैं नहीं चाहता, पास पेपर्स भी करेंगे और हर चैप्टर के एंड पे एक असाइनमेंट होगा। अच्छा, असाइनमेंट किस दफ़ा मैंने किया, ये FAR 1 में, FAR 2 में अभी मैंने तजुर्बा नहीं किया, FAR 1 में और मैंने कंपनी लॉ में किया कि असाइनमेंट में आप लोगों को, असाइनमेंट नहीं होगा कोई जो होगा, क्लास के अंदर आप MCQs करेंगे, जो एक साथ चेक कर लेगा कि आपने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और MCQs करेंगे और 1-2 सवाल की ड्राफ्टिंग कंपनी लॉ में। देखिए मुझे पता चलेगा कि आपको लिखना आ गया नहीं आ गया। अभी तो ड्राफ्टिंग मैं आपको सिखाऊंगा ना, सब रिवाइज करें फिर हम आएंगे। हाँ भाई, पढ़ लिया एक दफ़ा, डन या डस्टेड? चलें सर, सवालात की तरफ मैं आऊँगा। मोबाइल में मेरे पास सवाल मौजूद है, और अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको देखते जाएंगे। द लाइसेंस ऑफ कैंसर रिसर्च एसोसिएशन स्प्रिंग 20 का सवाल है, इशूड अंडर सेक्शन 42। सेक्शन 42 कौन सा है?
सेक्शन 42 एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सेक्शन 42 लिख लो किसका है, एसोसिएशन of Companies Act 2017 was revoked by the Commission as the affairs of CRA were conducted in a manner prejudicial to public interest. एक condition criteria था ना revocation का. Under the Companies Act briefly discuss the effect of revocation of license on CRA and its members and officers. सर किसकी बात कर रहा है? अफेक्ट ऑफ, अब आपको इसका आंसर देखें यूं शुरू करना है कि अफेक्ट्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन सीआरए आर एस फॉलोस. पहली लाइन में क्या लिखोगे? डोनेशंस नहीं ले सकते, फिर ऑपरेशंस नहीं सिवाय रिकवरी, सही है, फिर एसेट को ट्रांसफर, और फिर सही सर लिखें, अपनी अंग्रेजी में लिखें. देखिए मैं हमेशा चाहता हूं कि रट्टे नहीं मारो, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें हों, अंग्रेजी इतनी हो कि देखो मैं ये सिर्फ ये चेक कर करूंगा कि तुम लोग उसको समझा पाओ. आई कैप कहता है अंग्रेजी, सर ये जो दिमाग में ना कि रट्टे मारो पूरी कंपनी लो में, ऐसा कुछ भी नहीं है, रट्टे तो मारने ही नहीं है. अच्छा अब सुनना, इस और भी चीज़ें थी भाई इसके बाद, तूने सिर्फ 3 बातें लिखी हैं. रजिस्ट्रार की रिपोर्ट है, वो सब चीज़ें कहाँ हैं? एडमिनिस्ट्रेटर इफेक्ट्स क्या हैं? इफेक्ट के बाद ये काम करना है, हाँ, और ये काम करने, सही है. 2 बातें नहीं लिखनी, एडमिनिस्ट्रेटर वाली और ट्रांसफर वाली. वाइंड अप भी करनी है, वाइंड अप वाली बात भी आएगी. टोटल याद है ना 150 डेज पढ़े थे हमने इसमें, 145, हाँ 135, सॉरी 145 मैंने कहा, 135 डेज है. एक्सटेंडेड पीरियड 90 डेज, वो भी लिखना है. सर इसका आपने निमोनिक नहीं बनवाया, नहीं, इसमें यूँ रखो कि 5 बातें मेन है. निमोनिक क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. निमोनिक में हम क्या करते हैं, स्टेप्स को इग्नोर मार देते हैं ना. अब इसके अंदर क्या है सर, स्टेप जरूरी हैं. आप बोलो पहले ये काम फिर ये काम, 2 शुरू की 2 चीज़ों को तुम ऊपर नीचे कर सकते हो कि डोनेशन और ऑपरेशन, वरना आपका स्टेप क्या है, सही है. तो आप चाहो तो इसका निमोनिक बना सकते हो, डू TRW, सही है, डू TRW. इसका मतलब क्या होता है कि भाई डोनेशन स्टॉप कर दो, ऑपरेशंस जो है अपने वो स्टॉप हो जाएंगे सिवाय रिकवरी के, और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और रिपोर्ट फाइल करनी है और वाइंडिंग अप, सही है. अब सवाल यह है कि सर इसमें हम ये बात लिखेंगे कि भैया वाइंडिंग अप को वो करना है, तो हमने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है. तो आ जाएं सर, आए पढ़ते हैं क्या कहते हैं. अच्छा आप सुनिएगा, बिल्कुल ठीक है मेरा बच्चा, आप सबकी तवज्जो इधर आ. अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा, देखें कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, इससे याद पेपर में उनको थोड़ा सा लंबा, जैसे है ना कि डोनेशंस स्टॉप, तो CRA शुड स्टॉप कलेक्टिंग डोनेशंस, थोड़ा सा लंबा कर दें. ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू सिमिलर कंपनी, तो लिख दें ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू कंपनी सिमिलर इन नेचर एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव. थोड़ा सा इसको क्या करना है, याद वही करना है जो कि हमारे इसमें था, पेपर में थोड़ा सा बढ़ा दो, रट्टे की ज़रूरत नहीं है. अब मैं इसका ICAP का आंसर पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको करने मैं आपको दे दूंगा इसकी सॉफ्ट कॉपी, इसका सोल्यूशन है, मतलब मैं आपको चले मैं इसको ICAP को भी पढ़ के बता देता हूँ. कह रहा है अफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, ऑन रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस CRA issued under section 42 by the commission, the company shall stop all its activities except the recovery of money owed to it if any, सही है. अब ICAP लंबी कर रहा है, लेकिन तुम छोटी भी करोगे, मेन बात समझा दोगे चलेगा. देखो तुम्हारी कभी भी लेंथ नहीं होगी. तुमने लिखा कि शुड स्टॉप इज ऑपरेशंस एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ मनी, खत्म. फिर कह रहा है द कंपनी शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशंस फ्रॉम एनी सोर्स, स्टॉप कलेक्टिंग डोनेशंस, बात एक ही है. फिर कह रहा है all the assets of the company after satisfaction of all debts and liabilities shall be transferred to another company licensed under section 42, preferably
प्रेफरेबली हैविंग similar or identical objectives to those of the company within 90 days after from the revocation of license और such extended। अब इस such extended वाली बात एक बच्चे ने खाली लिखी, ये भी लिखना है कि within 90 days और such extended, ये ज़रूरी है। सही है भाई, as may be allowed। फिर कह रहा है, अच्छा ये अब आखिरी पॉइंट जो इसने देखो ऐड किया है, provided that a reasonable amount to meet the expenses of voluntary winding up or making an application to the registrar for striking the name of the company of the registrar may be retained by the company। बोल रहे हैं देखो ट्रांसफर करने से पहले एक बात याद रख लेना, सही है, कि आपके पास इतना अमाउंट आप रख सकते हो जो कि वाइंडिंग अप के लिए ज़रूरी है। सही है सर, चाहो तो इसको अपने पास इसमें भी ऐड कर लो, जो ट्रांसफ़र वाला पॉइंट है ना उसके साथ एक और स्टेरिक डाल के ऐड कर लो। कंपनी कैन रिटेन, ट्रांसफर वाला जो पॉइंट है इसको अपने पास ऐड कर लो। कंपनी कैन रिटेन अमाउंट नेसेसरी टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, नेसेसरी टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, और report filing to registrar, or report filing to registrar। आए सर, आगे आते हैं सर। अब ये बात सबको क्लियर है सर। अब इसके अलावा आईकेप ने एक बात लिखी है जो कि मेरे हिसाब से लिखना जरूरी नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, इसने वाइंडिंग अप वाली बात नहीं लिखी इसने, आईकेप ने, सही है, कि जो है इसको वाइंडिंग अप करना चाहिए कि वाइंडिंग अप। आईकेप ने वाली बात लिखी है कि 5 साल तक कोई ऑफिस होल्ड। हमने कहा सर ये अफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑन सीआरए है, तो सीआरए का मतलब है कि सीआरए क्या करेगा, उसके लोग क्या करेंगे ना, वो हमने कहा लिखना ज़रूरी। तो कभी कभी आईकेप भी पेल देता है, लेकिन आप टेंशन ना लें, अगर आप सही लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब आए सर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में समझ में आएगा किस तरीके से आंसर करना है, फिट बिठाने, थोड़ी प्रैक्टिस से बैठेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ए पे आते हैं। ऑटम 19, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस हाउ अ पर्सन मे बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। ये डीएच है कि अगर वो सब्सक्राइबर है तो वो मेंबर है, अगर वो अलॉटी है तो वो मेंबर है। और अब देखो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया, मैं चाहता हूँ तुम लोग इसको भी लिखो और मुझे, मैं देखूंगा कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सीखो। प्रैक्टिस से आएगा सर कि थोड़ा सा अंग्रेजी इंशाल्लाह क्लासों में इम्प्रूव होगा। थोड़ा यकीन मानो ये कुछ भी नहीं है पेपर। जी मेरा बच्चा, डन। खुद से लिखना है, गलती से नहीं डरना है यहाँ, और कोशिश करनी है थोड़ा सा हाथ तेज चलाओ मेरा बच्चा। खैर वैसे लॉ के पेपर में टाइम मैनेजमेंट का इतना इशू होता नहीं है, बट आई रियली वांट कि आप सब जो है इंशाल्लाह पास हो। देखा होगा नाम है इसकी, इतनी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना, वो कर रहा हूँ, इसके पीछे वजह यही है। मैं चाहता हूँ कि पहला बैच कम बच्चों के साथ सुकून से इंशाल्लाह हम करें सबको, ताकि एक अच्छी फोकस हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा प्रॉपर करेंगे लॉन्च। लेकिन ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने देखा है ना, बच्चा लॉ में फेल होता है ड्राफ्टिंग, और मुझे अफसोस होता है, इतना आसान पेपर और उसका रिजल्ट भी 35% आता है, 38% आता है। चलिए सर सही है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा देखें, उस पर जाते हैं। आपने लिखना अपने अल्फाज में, देखें मैं बार बार अपने थोड़ा सा लॉ की वर्डिंग। अब जैसे आते हैं, बहुत सारे बच्चों ने डीम्ड वाली बात को या तो मिस कर दिया तो ब्रैकेट में लिखा। इसको लिखने का तरीका ये होगा, मैं अभी आपको आईकेप का आंसर दूं, हमारा तरीका क्या होगा, हम लिखेंगे इफ ही इज़ अ डीम्ड मेंबर दैट इज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। सही है। फिर आएगा, अब देखो बाइंग इज अ वर्ड, सही है भाई, अलॉटी है, होल्डर है, उसने बाई तो किया होगा ना, लेकिन बाइंग इज नॉट अ लॉ वर्ड। थोड़ा सा पढ़ने वाले को अजीब लगेगा, तो हम लिखेंगे ही इज अ होल्डर और अलॉटी ऑफ एनी काइंड और क्लास ऑफ शेयर्स। सही है सर। फिर आपने कहा तीसरा, इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल दैट इज गारंटी लिमिटेड। फिर आप लिखेंगे हैज एग्रीड टू बिकम अ मेंबर एंड हिज नेम इज एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है रिसाल, यही लिखा है पढ़ने की जरूरत। सही सर। अब आपने ये देखें अपने अल्फाज में, दिमाग पे ना जोर नहीं डालना। अब मैं आपको जो चीज़ पढ़ के बताऊंगा वो बेसिकली मेंबर की
जो लॉ ने डिफाइन किया है ना वो डेफिनेशन है कि मेंबर कब बन सकता है। देखो कुछ डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड याद करनी होगी, लेकिन मैं भी कहता हूं वो भी वर्ड टू वर्ड की जरूरत नहीं है। दिमाग पे जोर नहीं डालो, बच्चा फेल इसलिए होता है कि दिमाग में होता है कि तू अपने अल्फाज में लिखेगा नंबर नहीं देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार के एग्जामिनर कमेंट्स में नहीं कहता कि तूने अपने अल्फाज तो नंबर नहीं दूंगा। आए सर, अब मैं आपको इसकी लॉ की डेफिनेशन पढ़ करके सुनाता हूं। अ पर्सन मे बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। सही है सर। अच्छा, ये लाइन अच्छी है कि सारी एंड वाली नहीं और वाली, तो आप या तो ये लिखें इफ के बाद लिखें इफ और हर पॉइंट के बाद और लिखते जाएं। पॉइंट नंबर 1 के बाद आपने और लिखा, 2 के बाद और लिखा। ये कह रहा है द सब्सक्राइबर of the memorandum of association are deemed to have agreed to become the members of the company and become members on its registration in other cases। इसने कहा वही बात कि सब्सक्राइबर होना चाहिए डीम्ड मेंबर्स। A person to whom shares of any kind are allotted or who becomes the holder of any class or kind of shares become the member of the company। सही है सर, जिसको शेयर्स अलॉट हुए। और तीसरे में कह रहा है इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब बातें यही की, लेकिन आईकेप का जो आंसर होता है ना सर, मैंने वही कहा ना कि ये क्या होता है, थोड़ा लंबा कर देता है क्योंकि इसके पास टाइम बहुत है आंसर बनाने के लिए। आपके और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सही है सर। तो आप और मैं अपनी लिमिट्स में रहेंगे, मर्यादाओं में रहेंगे, ना कि हम इस लिमिट्स को क्रॉस करें, नहीं तो फिर टाइम बाउंड नहीं। देखें सर, पेपर वैसे लॉ के पेपर में, चाहे बिजनेस लॉ कंपनी लॉ, 90% बच्चा का टाइम आउट नहीं होता। समझ रहे हैं आप? 90% बच्चा इज टाइम बार्ड नहीं होता। लेकिन अब आए पढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। हमने अगर आगे बढ़ा और हमने कहा सर आगे बढ़ते हुए हम कर रहे हैं 7 ऑटम 17 जीटा एसोसिएट्स इंटेंड्स टू रजिस्टर एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड टू इट्स नेम अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 list the conditions which ZA must satisfy for dispensing with the requirement of using limited to its। किसकी बात कर रहा है? कंडीशंस में मैंने क्या लिखवाया था? माँ पास। अब आपको इसको ढालना है माँ पास को, किसमें? इसके अंदर। तो शुरू हो जाए। कोशिश करें पेपर में ना मेमोरेंडम आर्टिकल्स का वर्ड पूरा लिखें। सही है। अब सर आए, मेजॉरिटी ने सही लिखा। अब यहाँ से एक और सीख हमें मिली, वो ये मिली कि एक रिसाल ने, बड़ी अच्छी रिसाल ने जो शुरुआत की ना, तो उसने लंबा नहीं किया, इसने कह दिया कि कंपनी को भाई अगर डिस्पेंस करनी है रिक्वायरमेंट, सही है, तो उसके लिए ये काम कर ले। कुछ बच्चों ने पूरा एक लंबी शुरुआत की कि कंपनी को अगर वर्ड लिमिटेड जो है हटाना है और रिक्वायरमेंट डिस्पेंस करना, भी आप एक्स्ट्रा बात लिख रहे हैं। सही। शुरुआत मुख्तसर और जामे कि भाई इफ कंपनी वांट्स टू डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजिंग द वर्ड लिमिटेड इट शुड फुलफिल ZA शुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। फिर इसने क्या नाम है, असद ने एक अच्छी चीज़ लिखी। असद ने ना उस पॉइंट्स को साथ मिला दिया कि कंपनी जो है ना अपने प्रॉफिट्स को सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव में लगा सकती है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। किसमें? मेंबर्स में। सही है सर। डिस्ट्रीब्यूट मेंबर्स में नहीं करना। तेरा बिलाल आखिरी पॉइंट क्या था? नहीं, इसका हम एड स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, मेमोरेंडम नहीं, कोई और कंडीशन होगी जो कि स्पेसिफाइड कौन करेगा? कमीशन करेगा। सही है। तो ये अब इस चीज़ से क्या हो जाता है, मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इस बात को समझो कि सर लॉ के अंदर जो है ना मतलब थोड़ा सा चेंज ना हो अपने अल्फाज में। अब हम आए, अब आईकेप ने देखें, आईकेप को मैंने कहा ना कुछ आंसर जो खास तौर पे बहुत पुराने हैं ना उनको हम बेस नहीं बनाएंगे स्टडी टेक्स्ट में भी, क्योंकि वो फजूल भी हैं, लंबे भी और इनकम्प्लीट भी हैं। अब आईकेप का यहाँ पे हरकत देखें, इसका आंसर आईकेप ने क्या दिया है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन सच कंडीशंस and subject to as it thinks fits allow an association which has been formed or is capable of being formed as a limited liability company or registered as a limited company without the addition of word limited। अभी सब लंबी कर रहा है कि सही है।
तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और गारंटी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, अबे प्राइवेट तो ये हो ही नहीं सकती, सही है लिमिटेड एक्सेप्ट टू इट्स नेम सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग। अब देखो प्राइवेट, अब इसमें भी एक मसला है, पूछो क्या मसला है सर ये, क्योंकि सवाल कब का है, देखो अटैम्प्ट कौन सी है, अब इस टाइम तक कंपनी एक्ट 17 एप्लीकेबल पुराना था, तो कहीं ना कहीं आईकेप के आंसर देखो रूल्स तकरीबन सेम थे, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। अब इसने भर मारा है प्राइवेट लिमिटेड, हम ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। अब आईकेप भी वही बात करेगा। अब आईकेप की अब हरकतें देखो, कह रहा है सच एसोसिएशन में बी सेटअप फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज, और इसने 12 पर्पजेज लिखा दिए। अब बोला कॉमर्स हो, रिलीजन हो, रिसर्च हो, सोशल वेलफेयर हो, आर्ट्स हो, हेल्थ हो, स्पोर्ट्स हो, चैरिटी हो, साइंस हो, एजुकेशन हो, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हो और अदर। अब ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने कह दिया एक्सेट्रा इस पर्पस के लिए हो। फिर कह रहा है इट शेल अप्लाइज प्रॉफिट्स इफ एनी इन प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स, इट शेल प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ any dividend या profit to its member and its objective activities are not and shall not at any time against the law, public sector, national of Pakistan। फिर इसने आखिरी बात नहीं लिखी कि मेमोरेंडम स्पेसिफाइड फॉर्मेट में हो, अप्रूव हो, और एक और बात नहीं लिखी कि एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, जो शायद इसने ऊपर कर लिया कि अंडर एनी कंडीशन। सही है, तो हमने कहा सर इसका मतलब ये है कि आईकेप भी थोड़ी बहुत गलत भी होता है। खास तौर पर नए सवाल में तो ये मसले इतने नहीं मिलेंगे, पुरानों में ज़्यादा मिलेंगे। पुराने इन, क्योंकि पुराने में पहले आईकेप याद रखो, आईकेप में जो तब्दीली सही मानों में मेरे हिसाब से आई है ना, वो तब आई जब मुल्क के अंदर आई। क्या मतलब सर, इससे पहले ना आईकेप सजेस्टेड आंसर गलत दे देता था और फिर बोलता था सर ये जो है ना, हाँ हम मानते हैं गलती है हमारी, हो गई, सही है। अब आईकेप अड़ जाता है, बोलता है नहीं सर गलती नहीं है, गलती नहीं है, ये आप बच्चों को सही करा दें। जैसे मैंने कहा ना, बीच में क्वेश्चन के पेपर में हुआ है सीन, एक सवाल आया जो कि हर टीचर ने, पूरे पाकिस्तान में टीचर से भी उम्मीद हो जाती है, 100% कभी भी कुछ और होती है, और टीचर ने बोले आईकेप को तुमने गलत किया है। आईकेप ने कहा रुको ज़रा सब्र करो, और आईकेप को क्वेश्चन आईकेप आया और टीचर्स को उसने एक्सप्लेन किया भाई मीटिंग बुला के कि भाई ये गलती जो है ना मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम सही करो और बच्चों को सही पढ़ाओ। सही है, तो उसने कहा ये गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। तो याद रखो आईकेप में ना ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है। और इसी के ऊपर मैं आपको बता दूं, कल मेरी एक मेंबर से बात हो रही थी, उसने मुझे पार्टनर से बल्कि बात हो रही थी, उसने कहा छोड़ो यार आईकेप का तो सारा फोकस टीचिंग के ऊपर है। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, आपको लगता है। बोलते हैं अबे हमको सब नज़र आ रहा है, जहाँ देखो बच्चों की बातें, टीचिंग की बातें, फर्म्स की तो कोई बात ही नहीं करते। सही है, तो वो बेसिकली आईकेप में टीचिंग अब मतलब एग्जामिनेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है, मैं आपको बता दूँ। आईकेप इज़ गोइंग वेरी गुड, और जिस तरीके से आईकेप अपने खर्चों को मैनेज कर रहा है, चीज़ें चला रहा है, यकीन मानो ये जो चीज़ें ना सर इतनी आसान पहले ऐसी थी नहीं ना वो थी, तो याद रखें कि इनका मसला नहीं है। तो आए सर एक और सवाल देख लें छोटा सा, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे और मज़ीद आगे प्रैक्टिस करेंगे। आ जाएं। अब क्योंकि हमने कंडीशंस वाला देख लिया, सब कुछ देख लिया, सही है ना, आगे आते हैं। समर स्प्रिंग 16 ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी ऑफन नीड प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर सच वर्क। सही है। However, there are certain conditions subject to the fulfillment of then which an exemption may be granted to an entity from using the word limited to its name. Describe those conditions and also specify the authority which may grant such exemption under the Companies Act. अब सर इसके अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है, एक या दो? एक तो एक कंडीशन, दूसरा क्या कह रहा है? पढ़ो इस सवाल को फिर से, इसके अंदर दूसरी रिक्वायरमेंट किस चीज की है? किसकी है भाई? अरे बाबा आखिरी में मतलब यही तो बच्चा गलती करता है भाई, के बताता है कि बेटा ये तुम फजूल के तुम नंबर देखो, इसके मार्क्स लिखे हुए नहीं लिखे हुए, मार्क्स कितने बताएं? हाँ जी सर, इसमें दूसरी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है कि बताओ ये एग्जामिशन देता कौन है? सिक्योरिटीज एंड, अब आपने ये बात नहीं लिखी ना और सिर्फ कंडीशंस लिख ली, अगर ये सवाल 5 नंबर का ना आपने 1 नंबर कटवा दिया अपने फजूल में। अब आईकेप ने पता है इसका आंसर बड़े अच्छे से दिया, और आईकेप सिखाता है। सुनो आईकेप हमें क्या कर रहा है, सिखा रहा है कि भाई तू ऐसे कर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका आईकेप का आंसर क्या है ना। आईकेप ने इसका आंसर शुरू ऐसे किया
द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान on such condition is subject to such regulation as this thing allow fit and which has been formed or is capable of being formed। तो अब इसने क्या कर दिया, शुरू में ही बता दिया कि एक देता कौन है, SECP। सही है सर। तो आप अगर ये बात, तो ये याद रखो, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बड़े अच्छे लॉ के टीचर थे, उन्होंने एक बात ये बताई थी भाई, और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा याद रखो एक रिक्वायरमेंट है ना, और मैं भी कहता हूँ थ्योरी के पेपर में रिक्वायरमेंट जो है वो आपको बार बार चेक करते रहनी है, और खास तौर पे 2 मरतबा पढ़नी है। कितनी मरतबा पढ़नी है? हसन 1 मिनट खड़ा रहे बेटा, मैं 1 मिनट उसको चाहे तो पॉज कर दे, क्योंकि मैं भी नमाज का ब्रेक दूंगा 15 मिनट। सही, बाद में मसला तो नहीं होगा ना भाई। चले ठीक है, मैं समझ गया। तो सर तो 2 मरतबा, बोला आईकेप का सबसे बड़ा अच्छा हथियार क्या है, बाज़ दफ़ा 2 रिक्वायरमेंट पूछता है लेकिन आपको पता नहीं चलता, ए भी नहीं करता। यहाँ पर उसने वही किया, एक नाम लिखना था, उसका 1 नंबर होगा। सही है सर। तो ये बात आपको दिमाग में बिठानी है। सवाल वही कंडीशन वाला था, हम थोड़ा सा एक नमाज के लिए ब्रेक इसलिए लेते हैं कि ऊपर एक वैलिडिटी जमात वमात हो रही होगी, तो हम आगे आते हैं सर, और एक सवाल और देख लेते हैं इसी किस्म का। सही है, क्वेश्चन नंबर 12 ए पे पढ़ो। व्हाट इज द मीन बाय द टर्म मेंबर एज डिस्क्राइब्ड, बता दोगे जो मेंबर्स किसको बनना चाहिए। फिर आगे आते हैं हम, और हमने कहा ये कह रहा है, इसके बाद हमने 16 कर लिया था, हाँ 17 पे आए। कह रहा है शाबान इज एन एसोसिएशन of persons directors propose to convert SC into a limited company, however on account of the nature of SC's business they do not intend to include the word limited in its name। बोला अभी AOP है ये, हम इसको करना चाहते हैं लेकिन लिमिटेड का नाम नहीं लगाना चाहते। ठीक है जी। narrate the conditions that SC would be required to comply with under the Companies Act in order to अचीव दी अबव। ये किसकी बात कर रहा है, माँ पास कंडीशंस की बात कर रहा है। सही है। थोड़ा सा आप सवाल में लिखेंगे कि भाई ऐसी को ये काम करने पड़ेंगे। सही है सर। और क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। Al Falah Associates is an association of person. It wants to register itself as a limited company but does not wish to include the word limited in its name. In view of the provisions of Companies Act, you are required to explain the condition that need to be satisfied before the Commission may issue it a license and allow it to dispense with the word limited, under which the license may be revoked and its consequences। इसमें आपको रिवोकेशन भी बतानी है और इफेक्ट्स भी बताने हैं और कंडीशंस भी, तीनों चीजें बतानी है। तो ये सवाल कुल मिला के 11 नंबर का था। सही है सर। तो अब आपने कहा सर, तो अब हमने ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी पढ़ लिया। इसका एक बहुत अच्छा सवाल रहता है जो कि हम आएंगे और नमाज के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। चलें सर, अब एक सवाल जो मेरा बहुत फेवरेट है इस चैप्टर में, वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ जरा। और यह आईके अपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। आइडेंटिफाई एनी 4 क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफर्स फ्रॉम एनी अदर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। मैं नहीं बताऊंगा क्या करना है, खुद सोचो। तुम लोगों ने लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज पढ़ी हुई हैं, कौन सी हैं, क्या है। 4 बातें बतानी है अब तक की जो हमारी प्रिपरेशन है, नॉलेज है, उसकी बेस पे। सही है। कितनी बातें? अब सर देखें, ये वो जवाब होते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं से रिप्रोड्यूस करने हैं। अब यही तो सिखाना है, आपने पढ़ा हुआ सब और आप देखेंगे 4 बड़े आराम से आप करेंगे। कैसे डिफरेंट है आम बाकी कंपनियों से, तो कई कंडीशंस को टटोलो। कंडीशन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो कि इसमें हो, आम कंपनी में ना हो।
शुरू के दो सही हैं, तीसरे और चौथे में थोड़ी सी बेहतरी। 2 नंबर तक का पासिंग मार्क्स अप्रोच लगाइए, इसमें सही है पासिंग मार्क्स अप्रोच के हिसाब से। अब देखिए इसमें तो लंबी की है लड़के, ये नहीं करने की ज़रूरत है भाई। इसे सिर्फ दोनों में डिफरेंशिएट करके बताओ। इसने कहा सिर्फ 4 पॉइंट्स बताओ कि वो कैसे डिफरेंट, तो आपको एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के हवाले से बात करनी है। तो नहीं पासिंग मार्क्स अप्रोच, हाँ भाई कोई और हो गया, क्या लिखा है? और वो तो दोनों में देख भाई, ये कह रहा है कंपनी से कैसे अलग है बाकी कंपनियों से, अलग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ये भी इतना मैं बताऊंगा अभी, इतना अच्छा पॉइंट नहीं है। नहीं देख पहला तेरा सही है लिमिटेड। अरे ये नहीं पूछ रहा कंपनी को क्या बेनिफिट है, ये कह रहा है आम कंपनी से कैसा है। तेरा जो पहला पॉइंट वो भी आम कंपनी से, मतलब एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक आम कंपनी से कैसे अलग है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक आम कंपनी से, जी लिखे कौन से? लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड वर्ड से ना, वो तो लिखे सबसे बड़ा बेनिफिट लिमिटेड। हाय तो ये सबसे बड़ा इसका डिविडेंड ट्रांसफर एसेट्स नॉर्मल कंपनी बेच सकती है, लेकिन इसको ट्रांसफर सर इसके आप ना 4 से ज़्यादा रीजन बना सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको इसका आईकेप का आंसर, तो क्या आईकेप का आंसर भी इतना मज़ेदार नहीं, क्योंकि आईकेप का बेसिकली ये वो आंसर है, मुझे लगा कि शायद जो मेरे पास लिखा हुआ है बुक में, एक बुक जो उसमें सही से आंसर नहीं है आईकेप का। आईकेप का असल नंबर, आईकेप की वेबसाइट खुल नहीं रही मेरे पास, लेकिन जो है आपको इसके पॉइंट देखो, आप बना सकते हो। देखो सवाल को पहले समझो, सवाल ये था एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कैसे अलग है आम कंपनी से। तो इसका जो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, सही है, वो आप लिखेंगे। इसके सवाल में एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं ताकि हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग में जवाब भी दे पाए ना। इसको आ जाए, इसका सवाल में ये हमसे पूछ रहा है चिल्ला चिल्ला के कि मुझे बताओ आइडेंटिफाई एनी 4 क्राइटेरिया ऑन विच बेसिस ऑफ अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 डिफर फ्रॉम एनी अदर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सही है। अब इसका आंसर यूं लिखेंगे, मैं लिखवा रहा हूं, लिखो डिक्टेट। कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42, कंपनी formed under section 42 is different from companies any other limited liability company, is different from any other limited liability company because, अब लिखना शुरू करोगे 1, इसने 4 पूछे ना तो 1, बिकॉज it is not required to add word limited, it is not required to add word limited or guarantee limited with its name, comma, unlike other limited liability companies, unlike other limited liability companies। हमने कहा इसको जरूरत नहीं है वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड क्या हो सकता है? नहीं सर, इसका प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो सकता। सही है। फिर इसका पॉइंट नंबर 2 जो तुम सबने लिखा, देखो 2 मार्क्स तो इसके पासिंग मार्क्स बड़े इजी थे, जो कि आपको पॉइंट नंबर 2 लिखो, इट कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट
to its members, unlike other limited liability companies. अब पॉइंट ना, ये दो पॉइंट जो सबने लिखे इसको कहते हैं पासिंग मार्क्स अप्रोच। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, इसका थर्ड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट लिखो, इट्स ऑब्जेक्टिव शुड ओनली बी सोशल और वेलफेयर, सोशल और वेलफेयर, सोशल और वेलफेयर, अनलाइक other limited liability companies as their objectives are commercial, as their objectives are commercial. अगली चीज लिखो, अगला आखिरी पॉइंट, it has to continue comply with certain conditions, to comply with certain conditions, otherwise its license can be revoked, its license can be revoked, and it has to transfer its asset to other similar, and it has to transfer its asset to other similar organization which is not the case for others limited liability company, which is not the case for other limited liability company. नहीं सर, 4 मार्क्स के लिए थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो हमें अच्छे से आंसर, कितना आधा पेज बड़ा होगा मेरे ख्याल में, नहीं? हाँ हाँ, उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है, सही है, ये भी लिख सकते हो। देखो 4 तो मिनिमम है, भाई इसको लाइसेंस चाहिए होता है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है। तो आए सर, अब हम देखते हैं इसका आंसर, आईकेएफ ने क्या लिखा है, और आईकेएफ ने सिर्फ क्या कहा है, मैं इसका सजेस्टेड वो देखना चाहता था, एग्जामिनर कमेंट्स। तो आए आईकेएफ ने लिखा है अगमनी फॉर्म। अब आईकेएफ का आंसर से मैं इतना खुश नहीं हूँ, वो बहुत अच्छा नहीं, बट याद रखें आईकेएफ कुछ में लिखा हुआ होता है कि हमारे आंसर इसके अलावा भी होते हैं। अगमनी फॉर्म अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, दैट इज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, डिफर्स फ्रॉम एनी अदर लिमिटेड कंपनी इन द फॉलोइंग मैनर, इट कैन ओनली बी फॉर्म्ड एज अ पब्लिक कंपनी। सही है, हम मेरे साथ इतना, द प्रोमोटर शेल हैव टू अप्लाई टू द कमीशन फॉर लाइसेंस टू परमिट द एसोसिएशन टू बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार, लाइसेंस ग्रांटेड शेल बी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, license may only be granted on such conditions and subject to such regulations as the commission thinks fit, which shall be inserted in and deemed part of the memorandum and articles। तो इसने ज़्यादातर लाइसेंस की बात की, बट इसके हमने कहा 4 से, क्योंकि इसने कहा देखो कोई भी 4 है, अब आपके 4 और आईकेएफ के 4 डिफर हो सकते हैं, तो आपको वो लिखने हैं जो कि ज़्यादा रेलिवेंट हो। तो सर बेसिकली अब देखें, एक होता है नॉर्मल सवाल, राइट, देखो केस स्टडी में भी 2 तरह के सवाल हैं, एक वो होता है जिसको आपको पकड़ना आसान है, और एक आ जाता है ऐसा। अब जो ऐसे सवाल हैं बड़े लिमिटेड होंगे पेपर में, ऐसे सवाल जो ना 8, 10, 12 नंबर से ज़्यादा के नहीं होंगे, समझ रहे हो? लेकिन अगर आप इनको भी सीख जाए ना, तो कोई क्या इसमें बेसिकली इसने पूछा जाए ना, कंडीशंस को ही चेक किया था,
अफेक्टिवली इसमें क्या था, कंडीशंस ही थी, बस आपको थोड़ा सा अलग तरीके से आंसर करना था। अगर आपने अलग तरीके से आंसर कर लिया तो इंशाल्लाह कोई मसला। सर अगली क्लास इस टॉपिक की, इस चैप्टर की इंशाल्लाह आखिरी क्लास होगी और हम चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर देंगे और उससे अगली क्लास में चैप्टर नंबर 2 मेमोरेंडम की तरफ जाएंगे। अगली क्लास में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा और उस असाइनमेंट क्विज होगा, बेसिकली वो एक तरह का, उसको आपने करना होगा, उसके आंसर्स करने होंगे ताकि फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़े। अगली क्लास में क्या रहता है सर? अगली क्लास में रहता है इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है, क्या होता है उसकी चीज़ें। सही है सर, छोटी मोटी जो डेफिनेशन है हम स्टडी टेक्स्ट से पढ़ के अगली क्लास में कोशिश कीजिएगा सबके पास स्टडी टेक्स्ट मौजूद हो। अब तक सर ये चैप्टर मैंने कहा ना, मैं फॉलो करूँगा स्टडी टेक्स्ट को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसे स्टडी टेक्स्ट में हमने एक वर्ड पढ़ा, क्रेडिटर्स वार्निंग क्या होती है। अब ये वर्ड आना आपको लॉ में कहीं नहीं मिलेगा और आईकेप इतना अच्छा आदमी है कि वो ये पूछ लेगा कि व्हाट इज़ क्रेडिटर्स वार्निंग। क्रेडिटर्स वार्निंग होती है कि जो एक कंपनी के आगे लवर्ड लिमिटेड लिखा होता है ना, क्रेडिटर्स को वार्निंग है। समझ रहे हो? तब स्टडी टेक्स्ट की अहमियत जानो। और कोई भी पेपर हो ना भाई, कोई भी तू पेपर पढ़ रहा हो, तू MFA पढ़ रहा हो, तू ऑडिट पढ़ रहा हो, टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, स्टडी टेक्स्ट को ज़रूर देखो। क्योंकि आईकेप तो बोलेगा भाई मैंने तो वर्ड यूज़ किया, क्योंकि देखो ये लॉ है, सही है, लेकिन अगर आईकेप ने वर्ड लॉ में भी उसको घुमाना होगा ना, तो वो ऐसी चीज़ें डालेगा और तुम्हारे दिमाग में लिखा हुआ होना चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसे होता है। चलिए सर, तो आज की क्लास यहीं तक, हम मिलते हैं FAR 2 में इंशाल्लाह।